जैन साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? यदि आप सीटेट में पेपर 2 एसएसटी के रूप में लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम लोग इससे पहले क्लास 7 ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। आज पॉलिटी करने वाले हैं जिसमें यूनिट 1 अध्याय 3 तक कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। इससे पहले क्लास 6 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों कंप्लीट हो गया है। देखिए सीटेट में एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठा के पूछता है। बात आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे ही होंगे। उसी से रिलेटेड हम सभी वो संभावित प्रश्नों को करने वाले हैं जो भी पॉलिटी में यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन वाले किताब में जो भी है क्लास 7 एनसीईआरटी में, उसे लाइन बाय लाइन करने वाले हैं और उन सभी प्रश्नों को लाए हैं जो संभावित हैं कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। आपका एक लाइक ही और कमेंट ही जो है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आइए पहले ही प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? बताइएगा आप सभी कि भारतीय लोकतंत्र में जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार है वो निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? देश की प्रति व्यक्ति आय पर, समानता के सिद्धांत पर, साक्षरता दर पर या व्यक्ति की संपत्ति पर? देखिए, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है यानी जो ग्राम पंचायत में आप ग्राम पंचायत के सदस्य बन रहे हैं यानी वोटर बन रहे हैं। सिंपल से अर्थों में समझिए, यदि आप वोटर बन रहे हैं तो वोटर बनने का जो आधार है वो इन निम्नलिखित में से किस पे है? क्या देश के प्रति व्यक्ति आय के आधार पे आप वोटर बनते हैं? तो मेरे भाई सही विकल्प है समानता के सिद्धांत पर यह आधारित है। यानी सभी समान हैं और जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का हो गया है, बिना भेदभाव किए, न जाति, धर्म, लिंग किसी भी आधार पर बिना भेदभाव किए, उसे मतदाता सूची में उसका नाम नामांकित करना है। देखिए, लोकतंत्र में समानता एक केंद्रीय मूल्य है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि सभी वयस्क नागरिक जो 18 या उससे ऊपर हो गए हैं, बिना किसी भेदभाव, चाहे वो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे, किसी भी आधार पे उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और वोट देने का अधिकार होना चाहिए। यह एक व्यक्ति का एक वोट की अवधारणा को पुख्ता करता है और आपका ये जो बात है वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और एनसीईआरटी से ही लिया गया है। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चलें तो एनसीईआरटी में एक कहानी है कांता के बारे में और उससे रिलेटेड प्रश्न है जो कि पीवाईक्यू में पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। देखिए, कांता कांता कौन थी? एक घरेलू कामगार थी। तो कांता जब मतदान की लाइन में खड़ी होती है तो उसे समानता का अनुभव होता है, लेकिन अस्पताल की लाइन में उसे असमानता महसूस होती है। यह स्थिति क्या दर्शाती है? मेरे भाई बहुत ध्यान से समझिए। आप खुद, मैं आपकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कांता की बात छोड़िए, आप खुद जब मतदान के लिए यानी वोटिंग के लिए लाइन में जब जाते हैं तो आप लाइन में खड़े होते हैं। उसमें कोई भी ऊंचा नीचा या कोई वकील आ गया या डीएम भी आ गया, कलेक्टर आ गया, तो वो भी लाइन से आता है और जब उसका नंबर आएगा उस जहाँ जब वो आया है उसी लाइन से जाएगा। मतलब कहने का मतलब है लाइन से सभी लोग खड़े होते हैं। तो उसमें आपको तो लगता है कि हाँ, हम सभी समान हैं, आपको समानता की अनुभूति होती है। लेकिन जैसे ही आप अस्पताल में जाते हैं, ठीक है ना, अस्पताल की लाइन में जाते हैं तो आपको वहाँ असमानता महसूस होता है कि अरे हम गरीब हैं इसलिए यहाँ हैं, अमीर होते तो यहाँ होते। तो इस तरह का जो विचार आपके मन में आ रहा है वह स्थिति क्या दर्शाती है, वही बताना है आपको। तो 4 विकल्प आपके सामने है, चारों विकल्प पढ़िए और सही विकल्प बताइए कि ऐसा क्यों होता है। तो मेरे भाई विकल्प ए ठीक होगा, यानी भारत में केवल राजनीतिक समानता है, सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं है। बात ध्यान से समझिएगा, राजनीतिक समानता है, सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? देखिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखिए, सीटेट अक्सर ऐसी अवधारणा पे प्रश्न पूछता है। सीटेट में आप देखेंगे कहानी में से उठा के प्रश्न पूछ देता है। ठीक है ना? तो देखिए, यह उदाहरण जो है कांता का, इसमें दिखाता है कि भारत में संविधान ने सबको वोट का समान अधिकार तो दिया है। यानी ये किस प्रकार का समानता है? राजनीतिक समानता है। लेकिन गरीबी और संसाधनों के कमी के कारण जीवन स्तर में गहरी असमानता है। गरीबी
और संसाधन के कमी के कारण। हो सकता है आपके पास फोर व्हीलर हो, किसी के पास नहीं है। हो सकता है आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत बड़े अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन किसी के पास नहीं है। ठीक है ना? तो यह गरीबी और असमानता मौजूद है। यानी ये किस प्रकार की असमानता है? यह आर्थिक असमानता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, यह आर्थिक असमानता है। ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, दलित लेखक एक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। किताब में जिक्र है एनसीईआरटी के, ध्यान रखिएगा। दलित लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। उनकी एक आत्मकथा है जूठन। क्या है? जूठन। मुख्य रूप से किसके बारे में है? तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ओम प्रकाश जो वाल्मीकि हैं वो एक दलित लेखक हैं, पहली बात ये। दूसरी बात, उनकी एक आत्मकथा है, और तीसरी बात ये, उस आत्मकथा का नाम है जूठन। ठीक है ना? तो उसमें मुख्य रूप से वह जो जूठन आत्मकथा है मुख्य रूप से किसके बारे में है? तो देखिए मेरे भाई, वह जातिगत भेदभाव और गरिमा का उल्लंघन, इसके बारे में जूठन में जिक्र किया गया है। देखिए, जो जूठन है उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने स्कूली जीवन के उन अनुभवों को साझा किया है जहां उन्हें दलित होने के कारण अपमानित किया गया और स्कूल में झाड़ू लगाने को मजबूर किया गया। यह प्रश्न मानवीय गरिमा और सामाजिक भेदभाव पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, ये भी आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है। मैं इसलिए लिख दिया हूँ एनसीईआरटी, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि भाई कहाँ से प्रश्न ला रहे हैं। तो ये सभी मेरे भाई एनसीईआरटी के ही प्रश्न हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। चौथा प्रश्न है कथन और कारण वाले। कथन है, भारत में अंसारी दंपति को किराए पर मकान मिलने में कठिनाई हुई। कारण है कि भारतीय समाज में धर्म के आधार पर लोगों के साथ अक्सर असमानता का व्यवहार किया जाता है। अब कथन और कारण में चार विकल्प आपके सामने हैं। ये चारों विकल्प पढ़िए और सही विकल्प आप बताइए कि सही विकल्प कौन होगा। देखिए, जब आप इसको ध्यान से पढ़े हैं तो आप पाएंगे कि विकल्प ए ठीक है, यानी कथन और कारण दोनों सही है और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है। मतलब भारत में जो एक कहानी है अंसारी दंपत्ति के बारे में, तो भारत में अंसारी दंपत्ति को किराए पर मकान मिलने में कठिनाई हुई। क्यों हुई? क्योंकि भारतीय समाज में धर्म के आधार पर लोगों के साथ अक्सर असमानता का व्यवहार किया जाता है। देखिए, जब अंसारी दंपत्ति मुसलमान लोग जाते हैं किराए पे मकान लेने के लिए, तो उन्हें मना कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पर उनके साथ क्या हुआ है? भेदभाव हुआ है। तो ये दोनों कथन ठीक है, दोनों बात ठीक है। देखिए, है क्या उसमें बताया गया है, उनके साथ क्या होता है ना, वहाँ धार्मिक पहचान के कारण लोग उन्हें मकान देने से इनकार कर देते हैं, जो यह दर्शाता है कि कानून के बावजूद भी समाज में धार्मिक भेदभाव है। बात समझ में आ रहा है ना? ये भी आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। देखिए, कई लोग पूछ रहे हैं कि सर कंप्लीट कितने दिन में होगा आपका जो एसएसटी है, और फिर लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि एनसीईआरटी कब कंप्लीट होगा। तो देखिए, कल है संडे, संडे में छुट्टी है, तो छुट्टी के दिन मैं क्या करूँगा, पॉलिटी के सभी चैप्टर को कल कंप्लीट करवा दूंगा एक ही वीडियो में। तो यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो मिल जाएगा। कल संडे के दिन मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट आपका पॉलिटी करा दूंगा क्लास 7। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित नहीं करता है? ध्यान रखिए, भारतीय समाज भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 15 है वो निम्नलिखित में से किस आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित नहीं करता है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वो है शिक्षा और व्यवसाय के आधार पर किसी को प्रतिबंधित नहीं करता है। यानी धर्म और जाति के आधार पर, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर, मूल वंश के आधार पर प्रतिबंधित करता है, लेकिन शिक्षा और व्यवसाय के आधार पर प्रतिबंधित नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का संविधान उसमें अनुच्छेद 15 है, वो कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। यह शिक्षा या व्यवसाय के आधार पर भेदभाव की बात नहीं करता है। हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक अलग प्रावधान किया गया है। ठीक है ना? जिसे आप ईडब्ल्यूएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
वो है एमडीएम के बारे में, मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है ना। एमडीएम, मिड डे मील स्कीम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताना है कि मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में कौन से कथन गलत हैं। तो 4 विकल्प आपके सामने है, चारों विकल्प में से सही विकल्प जो होगा उसे देखिए और बताइए। तो देखिए, आप जब देखेंगे तो विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी ये कह रहा है कि इस योजना के कारण शिक्षकों का शैक्षणिक कार्यभार बढ़ गया है और शिक्षा की गुणवत्ता गिर गई है। देखिए, बात चाहे जो भी हो, ठीक है ना, लेकिन निगेटिव आंसर की तरफ नहीं जाना है। बात समझ में आ रहा है? निगेटिव उत्तर की तरफ आपको नहीं जाना है। इसका मतलब ये सभी बातें सही है, सिर्फ ये बात सही नहीं है कि शिक्षक का कार्यभार और शैक्षणिक गुणवत्ता कम हो गया है। देखिए, यह योजना सबसे पहले, यानी एमडीएम, मिड डे मील जो है, सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई थी। ये पहली बात ध्यान रखिए। इससे गरीब बच्चों के स्कूल नामांकन में वृद्धि की गई है, ये भी बात सही है। और इस योजना ने जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में मदद की, यानी जातिगत जो पूर्वाग्रह है, छुआछूत, भेदभाव, इस तरह के जो पूर्वाग्रह हैं वो कम हुए। क्यों? क्योंकि सभी वर्गों के, सभी जातियों के बच्चे जब एक साथ बैठ के एक ही पंक्ति में भोजन करते हैं, एक ही भोजन करते हैं, तो ये जातिगत पूर्वाग्रह इससे दूर होता है। बात क्लियर हो रहा है? ये सभी बातें आप ध्यान रखिएगा। देखिए, एनसीईआरटी के अनुसार इस योजना के कई सकारात्मक जो हैं सामाजिक लाभ हैं। एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि इस योजना के कई सकारात्मक और सामाजिक लाभ हुए हैं, जैसे नामांकन बढ़ना, एडमिशन बढ़ा है, उपस्थिति में सुधार हुआ है, बच्चे जो पहले कम आते थे अभी संख्या बढ़ गया है, और जातियों के बीच जो भेदभाव है वो कम हो गया है। ठीक है ना। इसलिए ये सभी बात ठीक है, केवल ये बात ठीक नहीं है कि इसका गुणवत्ता गिरा है शिक्षा का, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में समानता स्थापित करने के लिए सरकार कौन से 2 मुख्य तरीके अपनाती है? बताइए, लोकतंत्र में जो समानता स्थापित करने के लिए सरकार 2 मुख्य तरीके कौन सी अपनाती है? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, संविधान द्वारा प्रदत्त कानून और सरकारी योजनाओं द्वारा लाभ पहुंचाना, ये 2 तरीके हैं जो समानता को स्थापित करने के लिए सरकार अपनाती है। एक तो संविधान द्वारा कानून बनाए गए हैं और दूसरे सरकारी योजनाओं द्वारा लाभ जो पहुंचाया जाता है, यह समानता को स्थापित करता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम यानी सिविल राइट्स एक्ट किस आंदोलन का परिणाम था? आपको बताना है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम का आंदोलन हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, उस आंदोलन का फिर परिणाम क्या निकला? देखिए, उस आंदोलन का परिणाम ये निकला ना कि नस्लीय समानता के लिए रोजा पार्क्स का विरोध जो था, ठीक है ना, उसमें चैप्टर में एक है रोजा पार्क्स करके, वो विरोध करती हैं किस लिए? नस्लीय समानता, यानी गोरा और काला, इसके विरोध में वो विरोध करती हैं। ठीक है ना, इसके भेदभाव के उसमें। देखिए, बात है 1955 में। कब की बात है? 1955 की बात है। रोजा पार्क्स ने एक श्वेत व्यक्ति को बस में सीट देने से मना कर दिया था, जिससे नागरिक अधिकार आंदोलन को जन्म दिया और अंततः 1964 में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, होता क्या है, एक रोजा पार्क्स क्या करता है कि बस में सीट नहीं देता है, किस लिए? नस्लीय भेदभाव करता है, यानी मतलब रंग के आधार पर वहाँ भेदभाव करता है। इसलिए फिर एक आंदोलन होता है और 1964 में अंततः आपका ये नियम बनता है कि नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अगले प्रश्न की तरफ चले। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार
समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और बताइए। कथन है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और तीसरा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। तो देखिए, जब आप तीनों कथनों को पढ़ेंगे तो 4 विकल्प आपके सामने है। अब सही विकल्प का आप चयन करिए और चयन करके बताइए कि कौन से विकल्प ठीक होंगे। यदि आप भारत में रह रहे हैं तो इतना तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। और आप अगर, जैसे मान लीजिए आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप तो स्नातक होंगे, ग्रेजुएट होंगे, या इंटर तो कम से कम कंप्लीट ही होंगे, तभी आप आवेदन भी किए होंगे। तो देखिए, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सभी बात सही है कि भारत में कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। ठीक है ना। और किसी के साथ कोई भी लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, मानवीय गरिमा को ठेस तब पहुंचती है जब अब बताइए, कब मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचती है। देखिए, मानवीय गरिमा को ठेस तब पहुंचती है जब किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति या धर्म के आधार पर असमान व्यवहार किया जाता हो। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचिए, आप ही हैं और क्लास में जा रहे हैं, शिक्षक बन जा रहे हैं, और क्लास में जब जाते हैं तो आपको इसलिए वहाँ सम्मान नहीं मिलता है क्योंकि आप किसी अन्य वर्ग से हैं, अन्य धर्म से हैं, या अन्य कास्ट से हैं। बात समझ में आ रहा है। तो किसी भी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर जब भेदभाव होता है तो यह मानवीय गरिमा का ठेस है। बात क्लियर हो रहा है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में विपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह होती है सरकार की नीतियों की आलोचना करना और जनता की समस्याओं को उठाना। यही एक विपक्ष का सही कार्य है और उसकी यही भूमिका होती है। ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप सभी जानते हैं सरकार 3 स्तर की होती है, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, समाज में समानता लाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। समाज में समानता लाने के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो जो सबसे बड़ी बाधा है वो है लोगों की सोच और दृष्टिकोण, उसमें बदलाव न आना समाज में असमानता का कारण है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, रोजा पार्क्स की घटना ने अमेरिका के इतिहास में किस बदलाव की नींव रखी। तो मेरे भाई, नागरिक अधिकार आंदोलन और नक्सलीय भेदभाव की समाप्ति हो गई। ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक महिला का छोटा सा इनकार एक बड़े सामाजिक आंदोलन का कारण बना जो लोकतंत्र में व्यक्तिगत साहस और समानता के संघर्ष को दर्शाता है। ये एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ एक कहानी पे आधारित प्रश्न है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो कथन और कारण वाले प्रश्न है। कथन है, मध्याह्न भोजन योजना ने स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई। कारण है कि अब माताओं को दोपहर में काम छोड़कर बच्चों को खाना खिलाने घर नहीं आना पड़ता। तो मेरे भाई, जब आप विकल्प देखेंगे तो जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ए होगा, यानी कथन और कारण दोनों बात ठीक है कि उपस्थिति बढ़ी है और अब माताएं अपना कार्य छोड़ के बच्चों के लिए नहीं आती हैं। मतलब मान लो दोपहर में कहीं माताएं कार्य कर रही हैं, कहीं कुछ भी, तो अब बच्चों के दोपहर भोजन के लिए घर आना पड़ता था, तो अब वो समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की एक प्रति अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर क्यों दिखाई देती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की एक प्रति अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर क्यों दिखाई देती है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, क्योंकि नागरिकों को उनके समानता के अधिकार के प्रति जागरूक करने और भेदभाव को रोकने के लिए दिखाई देती है। ठीक है ना। देखिए, यह अनुच्छेद समानता का आधार है जो जनता को यह बताती है कि दुकान, घाट, सड़क या सार्वजनिक होटल में प्रवेश से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए अक्सर इस तरह के कहीं होर्डिंग या कहीं पे आपको पोस्टर दिख जाते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति असमानता का उदाहरण है, बताइए।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के ही प्रश्न आपके सीटेट में आते हैं। बताइए कि इनमें से 4 विकल्प है और आपको ये पढ़ के बताना है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति असमानता का उदाहरण है, और बताइए वो कौन सा उदाहरण है जो असमानता को दर्शाता है। और आप कमेंट करके भी बताइए। आपको लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर इतना है, ये आपको लिखना है कमेंट में। बताइए बताइए। चलिए अब हम आपको बताते हैं। विकल्प बी सही है, यानी एक ही योग्यता होने पर भी पुरुष को महिला से अधिक वेतन मिलना, यह क्या है? असमानता को दर्शाता है। यह एक असमानता का उदाहरण है। ये नहीं है कि 2 बच्चों का अलग अलग स्कूल में पढ़ना असमानता है, बिल्कुल नहीं। या अलग अलग धर्मों के त्योहारों को मनाना, ये भी असमानता का उदाहरण नहीं है। और ना ही अलग अलग भाषाएं बोलना असमानता का उदाहरण है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, भाषा या धर्म की विविधता असमानता नहीं है, लेकिन लिंग के आधार पर यानी जेंडर के आधार पर यदि किसी के साथ कोई भेदभाव होता है तो वो असमानता का उदाहरण है। बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा और दिमाग में फिट कर लीजिए, बैठा लीजिए। प्रश्न पूछा जाता है जेंडर भेदभाव से संबंधित, लिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है लिंग भेदभाव से। अगला प्रश्न है तवा तवा मत्स्य संघ का उदाहरण किस संदर्भ में दिया जाता है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसका उदाहरण जो है ना, वो समानता और आजीविका के लिए लोगों का एक सामूहिक संघर्ष के उदाहरण के रूप में दिया जाता है। देखिए आप पढ़ेंगे जब एनसीईआरटी क्लास 7 के, तो इसके अंतिम अध्याय में यानी इकाई 1 यूनिट 1 के अंतिम अध्याय में के मूल्यों पर आधारित दिया गया एक चैप्टर है। उसमें बताया गया है, यह दिखाता है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे अपनी गरिमा और समानता के लिए सरकार से अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? जब आप यूनिट 1 पढ़ेंगे तो अंतिम अध्याय में इस तरह का एक प्रश्न है और वहीं से मैं इस प्रश्न को उठाया हूँ। उसमें दिखाता है कि लोग जब एकजुट हो जाएं तो सरकार से अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है एक व्यक्ति एक वोट का मूल्य दर्शाता है। एक व्यक्ति एक वोट का मूल्य दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो राजनीतिक समानता को दर्शाता है। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। मैं एनसीईआरटी में पढ़ रहा था तो उसी में से ये प्रश्न छांट के लाया हूँ। उसमें लिखा है, बताइएगा कि यदि एक बच्चा अपनी कक्षा में जातिगत टिप्पणी का सामना करता है तो शिक्षक को एनसीईआरटी के अनुसार क्या करना चाहिए? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके सीडीपी के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए, मान लीजिए कि यदि एक बच्चा अपनी कक्षा में है और उसके साथ कोई जातिगत टिप्पणी कर रहा है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या उसे अनदेखा कर देना चाहिए? बताइए, या फिर बच्चे को चुप रहने को कहना चाहिए, या कक्षा में समानता और मानवीय गरिमा पर चर्चा आयोजित करनी चाहिए, या फिर टिप्पणी करने वाले बच्चों को स्कूल से निकाल देना चाहिए? बताइए। जब आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे ना, पॉलिटी, तो उसमें एक छोटा सा कॉर्नर पे छोटा सा एक बॉक्स बना के इससे रिलेटेड लिखा है, तो मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है तो मैं आपके लिए क्वेश्चन बना दिया। देखिए मेरे भाई, इससे एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर कोई भी जातिगत टिप्पणी करे अगर कोई बच्चा, तो एक शिक्षक को ये करना चाहिए कि कक्षा में समानता और मानवीय गरिमा पर चर्चा आयोजित करनी चाहिए और विस्तार से उस पर बात करनी चाहिए ताकि टिप्पणी करने वाले बच्चे को एहसास हो कि हमने क्या गलत किया है। ठीक है ना? इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा देना और संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करना ही एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य है, जो उसमें लिखा है। अगला प्रश्न है, संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह किया गया है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 17 के तहत। हालांकि अनुच्छेद 15 भेदभाव रोकता है, लेकिन छुआछूत को विशेष रूप से अनुच्छेद 17 में दिया गया है और बताया गया है कि छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार 15 ख के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल किन आधारों पर सार्वजनिक स्थानों जैसे स्नान घाटों सड़कों के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है? बताइए। तो देखिए इसके लिए विकल्प ए सही है, यानी धर्म, मूल वंश और जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर उसे वंचित नहीं किया जा सकता, यानी उसके साथ भेदभाव
नहीं किया जा सकता। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए, अनुच्छेद 15 का यह विशिष्ट खंड सामाजिक समानता को जमीन पर लागू करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा पोषित या सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित किसी भी संसाधन का उपयोग करने से किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान मतलब धर्म और जाति आदि के आधार पर रोका नहीं जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 और आपको बताना है कि समानता के लिए संघर्ष में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए और इस कथन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है। आपको ये बताना है कि समानता के लिए अगर संघर्ष में मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए, प्रेस की क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए, मीडिया की ये भूमिका होनी चाहिए कि मीडिया को हाशिए पर खड़े समुदायों की समस्याओं और उनके समानता के संघर्षों को प्रमुखता से उठानी चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बने। ये मीडिया की एक प्रमुख जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला कि भारतीय लोकतंत्र में समानता एक स्थिर नहीं बल्कि एक गतिशील अवधारणा है। क्यों? कारण है समय के साथ नए नए समुदाय अपने विशिष्ट अनुभवों के आधार पर समानता और गरिमा की नई मांगें उठाते हैं। तो ध्यान रखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ए और आर दोनों बात ठीक है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी लोकतंत्र निरंतर विकसित होता है। पहले संघर्ष केवल मूल नागरिक अधिकारों के लिए था, फिर आर्थिक समानता और अब डिजिटल समानता या फिर जेंडर समानता जैसे नए आयाम जुड़े हैं। यह गतिशीलता ही लोकतंत्र को जीवंत रखती है, बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है नागरिक अधिकार आंदोलन जो यूएसए में हुआ उसने भारत जैसे लोकतंत्रों के लिए क्या मिसाल पेश किया। तो मेरे भाई इसका विकल्प बी ठीक होगा, यानी कि जब तक लोग अपनी गरिमा के लिए संगठित होकर आवाज़ नहीं उठाते हैं तब तक व्यवस्था में बदलाव संभव नहीं है। यानी बस का सीट नहीं मिला उस अश्वेत व्यक्ति को, ठीक है ना, तो उसने क्या किया, आवाज़ उठाया, आंदोलन बना और फिर यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन लागू हुआ। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है स्कूलों में शौचालयों की कमी या सफाई न होना किस प्रकार लैंगिक असमानता को बढ़ाता है, यानी किस प्रकार जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाता है, आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा। यह उचित सुविधाओं के अभाव में किशोर लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं जिससे उनके शिक्षा और समानता के अधिकार का हनन होता है। तो स्कूलों में शौचालय की कमी या सफाई न होना लैंगिक असमानता को बढ़ाता है, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। यह प्रश्न समानता के व्यवहारिक बाधाओं से संबंधित है। देखिए, इसमें अगर लड़के और लड़की के आधार पर भेदभाव माना जाएगा अगर विद्यालय में अलग अलग शौचालय नहीं है तो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित अवसर की समता का वास्तविक अर्थ क्या है। तो देखिए, इसका सही अर्थ है समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव की अपनी प्रतिभा और क्षमताओं के विकास के लिए समान परिस्थितियां प्रदान करना ही अवसर की समता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है यदि कोई निजी अस्पताल किसी गरीब मरीज को केवल इसलिए भर्ती नहीं करता क्योंकि वह भुगतान नहीं कर सकता तो यह लोकतंत्र की किस विफलता को दर्शाता है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, यह लोकतंत्र के आर्थिक असमानता का स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकारों पर हावी होना दर्शाता है। ठीक है ना। देखिए, बुनियादी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सभी बुनियादी सुविधाएं हैं जो एक आम व्यक्ति को, आम नागरिक को मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है समानता और न्याय के बीच क्या संबंध है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, बिना समानता के न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। जब तक समाज के हर सदस्य को समान नहीं माना जाएगा तब तक न्याय निष्पक्ष नहीं हो सकता। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो बी आर अम्बेडकर के संबंध में है कि बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धार्मिक समानता के बजाय सामाजिक समानता पर अधिक बल क्यों दिया। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक समाज में ऊंच नीच की भावना रहेगी तब तक केवल कानून या धर्म बदलने से व्यक्ति की गरिमा बहाल नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है ना। उन्होंने तर्क दिया था कि सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र का आधार होना चाहिए। ठीक है ना। अगला और अंतिम प्रश्न है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा।
जो भी महत्वपूर्ण था वो मैं अलग से जो लिखा था उसमें सीटेट विशेष लिख दिया। देखिए, कक्षा में समानता पढ़ाते समय, जब आप समानता वाली पाठ पढ़ा रहे हैं उस समय पूर्वाग्रह को कैसे परिभाषित किया जाना चाहिए, बताइए। तो देखिए मेरे भाई, विकल्प बी सही होगा, यानी किसी व्यक्ति या समूह के बारे में बिना किसी ठोस आधार के नकारात्मक या कमतर राय बना लेना ही क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह कहलाता है। किसी व्यक्ति के बारे में आप मिले नहीं, बात नहीं किए, जानते नहीं हैं, उसके बारे में कोई ठोस आधार आपके पास नहीं है, और फिर भी उसके बारे में नकारात्मक अवधारणा बना लिए, नकारात्मक विचार बना लिए, राय बना लिए, यही है पूर्वाग्रह। इसका मतलब आप किससे ग्रसित हैं? पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी की किताब में एक अंसारी दंपत्ति के बारे में दिया गया है कि जैसे उनसे बिना मिले, बिना जाने ये समझ लिया गया कि वो मुसलमान हैं, इसलिए वो खराब हैं, इसलिए वो अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। ठीक है ना? यही समानता के मार्ग में सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा है, जिसे पहचानना और दूर करना ही एक शिक्षक का भी कर्तव्य होता है। और आप किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं बिना उसे जाने समझे, इसे ही कहते हैं पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह से ग्रसित। ठीक है ना? तो ये रहे आपके कुल 30 प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के पॉलिटी के यूनिट 1 से लिए गए थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चन आपके को कैसे लगे हैं? कल हम क्लास 7 के पॉलिटी को कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।